परफेक्टली आंसर देंगे। देखिए, बेस माने बुनियाद। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन की बुनियाद क्या होती है? तो जरूरी नहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी बोलना है हमारे को, हर्बोपैथी जो भी, जैसा कि आप आयुर्वेदा कर रहे हैं या होम्योपैथी कर रहे हैं या फिर यूनानी कर रहे हैं या एलोपैथी कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद क्या होती है? यानी कि इसकी बुनियाद ये होती है कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे बुनियादी उसूल डॉक्टर के ये कि पेशेंट हमारे पास बीमारी लेके आ रहा है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि बीमारी आ गई, बीमारी की वजह क्या है वो देख लो। डिजीज, तो इंसान बीमार पड़ता दो चीजों से, मैंने बताया था आपको, एक होता है ब्लड और एक होता है दो चीजों से इंसान बीमार हो सकता है। तो दो चीजों से बीमार होता बोले तो आपको दोनों के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है। या तो ब्लड इम्बैलेंसिंग हो जाने से, या ब्लड इम्प्यूरिफाइड हो जाने की वजह से, या ब्लड में फॉरिजन्स बॉडीज आ जाने की वजह से, या ब्लड में कमी हो जाने की वजह से, या ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो भी कंपोजिशन है, लिक्विड और सॉलिड, कोई बढ़ गया कोई कम हो गया तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, या खून भी कम हो गया तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, खून भी बढ़ गया तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स अगर कमजोर हो गए तब भी बीमार पड़ सकते, इसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स ज्यादा हो गए तब भी बीमार पड़ सकते। ठीक है, ये एक चीज है। लिम्फ, ये भी वन टाइप्स ऑफ लिक्विड सिस्टम्स होता है बॉडी का। बॉडी में ग्लैंड से निकल के ये लाइट येलो कलर का फ्लूइड्स होता है जो ब्लड के अंदर मिक्स होके ब्लड को एक सिक्योरिटी फॉर्म करता है, जैसा कि लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं हमारी बॉडी में। इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर की जो अंदरूनी जो ताकत होती है बैक्टीरिया वायरसेस से फाइट करने की, वो सिस्टम्स को डेवलप करने में मदद करता है। तो एक मानो में इन्हें इसी को सपोर्ट कर रहा है, इसके इंग्रेडिएंट को सपोर्ट कर रहा है। इसके अंदर एक सेल्स होता है डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी सेल्स को हम बोलते हैं ये फाइटर सेल्स है। ये सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं उसको फाइट करने के लिए काम करता बोलते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम उसको बूस्ट कर देता है। तो ये दो चीज की वजह से इंसान बीमार पड़ सकता है। तो बेसिक उसूल भी यही है हमारे कि हम दो चीज पे काम करें। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये दोनों चीजों के ऊपर काम करता है। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे मेडिसिन में कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, कोई केमिकल कंपोजिशन अगर हम बॉडी में छोड़ते हैं तो बॉडी में जाना, बॉडी में हल होना, हल होने के बाद उन्हें बॉडी के ऊपर अपने हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से, अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से वो काम करेगा। वो डिफ्लेक्ट हो सकता, कभी आगे पीछे हो सकता, उससे रिएक्शन भी हो सकता। बट हमारे मेडिसिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है। हम जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं उसी को हम चार्ज कर रहे हैं। जैसा मिसाल के तौर पे हमारा कॉन्सेप्ट ही आज एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाले लेके उठ रहे हैं। कैसा? ये जो वैक्सीनेशन चल रहा, कोविड का जो वैक्सीन चल रहा, कोविशील्ड वगैरह, क्या चीज है? एंटीबॉडी। ये लोग वैक्सीनेशन के अंदर एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करके बॉडी के अंदर छोड़ दे रहे हैं। कल के दिन अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है तो सिर्फ हमको चाहिए ये एंटीबॉडी को चार्ज कर दे, तो बैक्टीरिया से फाइट करेगा, पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। सपोर्टिंग दवा दे दो उसको ताकत वगैरह लेने के लिए, आसान है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑलरेडी मूवमेंट है, हम शुरू से ही चल रहे हैं, हमारा बेस ही यही है। हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो इम्यून सिस्टम्स है हम उसको बूस्ट कर दे रहे हैं। साथ साथ खून के अंदर पाए जाने वाली जो गंदगी है, जो पैरासाइट्स है, उसको हम सिंगल रेमेडीज में क्लियर कर सकते हैं। आप कोई भी पैथी में, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपको ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए सिंगल आप डोज नहीं है, हम सिंगल डोज में प्रिपेयर कर सकते हैं, आसानी से जो ना ब्लड प्यूरिफाई कर सकते हैं। और हम, हमारा बेस ही है, सबसे पहले अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पहले क्या करते हैं, उसको ब्लड प्यूरिफाई से ही स्टार्ट करते हैं। S1 S10 दो मेडिसिन है हमारे पास, S1 ले लो, S10 ले लो, बिफोर आफ्टर, खाने से पहले खाने के बाद, सीधा डिटॉक्सिफाई करता है। तो हम जो भी नया पेशेंट हमारे पास आता, तो पेशेंट सीधा हमारे पास नहीं आता हो, 10 जगह धक्के खा के आता हूँ, यूनानी मेडिसिन भी खा के आता, एलोपैथिक तो कंटिन्यू चलती ही रहती है। एलोपैथिक से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो जो यूनानी में जाता, वहाँ नहीं मिला तो आयुर्वेदिक में जाता, फलाना फलाना कोई गाँव में कोई दवा दे रहा हो तो वहाँ भी चले आता हूँ। वो सारा खाते का फाइनल हमारे पास आ रहा, चलो कोई ये भी व्यक्ति तो देख लेंगे, वो डिग्रेड करके आ रहे हैं हमारे पास।
चलो भाई यहाँ भी खा के देख ले, इतना खाना क्या होता देखेंगे। तो हमको सबसे पहले गंदगी निकालना जरूरी है। हमारी बॉडी जब मेडिसिन जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो काम करने के काबिल होना चाहिए। तो सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करके आप मेडिसिन दो पेशेंट को, इजी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हमारी जो भी मेडिसिन है जो हम तैयार करते हैं वो मेडिसिन नथिंग बाय एनर्जी है। मतलब उसको सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि हमारी आम इस्तेमाल की जाने वाली रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का एक्सट्रैक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो घूम फिर के इंसान की बॉडी का फिजिकल एक्टिविटीज में आकर जाता है। अगर कोई इंसान को सही ग़िज़ा मिल जाए तो बीमार नहीं पड़ता। सही ग़िज़ा सही टाइम पे आपको मिल जाए तो बीमार नहीं पड़ता। आज 90% लोग बीमार पड़ने की वजह यही है कि वो लोग सही ग़िज़ा सही टाइम पे नहीं ले रहे, एक्टिविटीज पूरी डिस्टर्ब, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो जा। मैक्सिमम पेशेंट हार्मोनल इम्बैलेंसिंग में मुब्तला है। सबसे बड़ी बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग कौन सी है? सबसे कॉमन और सबसे बड़ी बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग कौन सा है? ऐसा डायबिटीज, क्या नहीं मालूम है, दिमाग से निकल गया था। शुगर, ये बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है। सबसे बड़ी सबसे कॉमन प्रॉब्लम ले लो अभी, हर घर में पेशेंट निकलता, हर घर में। सेकेंड चीज ले लो, फीमेल्स, हर फीमेल मुब्तला है इसके अंदर। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, या तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बराबर नहीं है, या तो फिर लिकोरिया प्रॉब्लम टू मच है, या उन दोनों से पार होकर पीसीओडी प्रॉब्लम चल रहे हैं, या हो गया उसके साथ साथ मैलोचिन सीस्ट फॉर्म होते चले जा रहे हैं, या फिर जब मूवमेंट आ रहा बॉडी की इतनी कमजोरी हो जा रहा यूट्रस के ऊपर जो अमेरिटिक फ्लूइड फॉर्म होता है, फ्लूइड की कमी वाकई हो जाए, यूट्रस कमजोर पड़ जा रहा, वेट नहीं संभाल सक रहा, बॉडी के अंदर जो डेवलप होने वाले जो फर्टिलाइजेशन होने वाले जो एग्स है जहाँ पर बेबी फॉर्म हो रहा उसका वेट नहीं संभाल सकता। अगर संभाल लिए भी तो इतना नैरोइंग कंडीशन में आ जा रहा कि उसको नॉर्मल डिलीवरी करना नामुमकिन हो जा रहा, सीजरियन मस्ट हो जा रहा। तो ये कॉमन इम्बैलेंसिंग सही क्यों हो रहा? हार्मोनल इम्बैलेंसिंग फूड एक्टिविटीज सेंड करने की वजह से। आप सही फूड एक्टिविटीज कंटिन्यू करो, सही टाइमिंग पे लो। सुबह 8 बजे का खाना है, दोपहर में 2 बजे का खाना है, शाम में 8 बजे खाना है। सुबह का खाना पूरा उल्टा, निज़ाम ही उल्टा कर लिया हमारे पास। अक्सर लोग तो सुबह खाते, सुबह खाना थोड़ा बहुत खाना हो, 2 टोस्ट एक चाय पी ले, खाना खत्म। दोपहर में उठे उठे तक 2 बज जाते, क्या ही खाना खा लेते, रात के टाइम दबा के खाना खाते। सही टाइम ये है भाई ग़िज़ा खाने का, पूरा उल्टा है। जबकि सुबह का खाना आप जितना पेट भर के खा सकते खाइए, यहाँ तक खा सकते आप, नली भर के बस निकल रहा बाहर तब तक भी खा सकते हैं। डाइजेस्टेबल है वो हजम हो जाएगा आपको। ना सिर्फ हजम होगा जबकि आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी भी बराबर सप्लाई करेगा, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखेगा, जिस्म के हर हिस्से को, हर ऑर्गन्स को एनर्जी देगा। दोपहर का खाना 75% कर लो आप, दोपहर का खाना 75% कर लीजिए। नाइट का खाना 50 भी हो तो क्या बात, 30 to 40%। हाँ दावत में चले गए वो बात आ रहे हैं, हम सबका सहारा ले लेंगे जब चलता है। मगर नॉर्मल जो हम मूव करेंगे बिल्कुल आप नाइट का खाना 30 to 40% में ख़त्म कर दो। और मैक्सिमम सोते वक्त या कभी भी सोने के बाद या बीच में उठे तो 1-2 बजे रात के बीच का टाइम का ऐसा वक्फा रहता जहाँ पर मैं आपको ऑर्गन्स बताया था, लास्ट टाइम एक ऑर्गन्स के चार्ट बताया था, जिसमें कौन से टाइमिंग पे कौन सा ऑर्गन्स एक्टिव रहता और कौन से टाइमिंग पे वो इनएक्टिव रहता। मैं डाल के बताया चार्ट। 1 से 2 बजे के बीच में पानी कम से कम 102 गिलास पीना, पूरी बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे को बेस, हमारा मेडिसिन कैसा काम करा, किस पे काम करा हमको समझ में आ गया तो बस है, ट्रीटमेंट बहुत आसान। तो बेस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रिंसिपल में यही बताया गया कि हमारे को इंसान की बॉडी के अंदर जो डिफ्लेक्शंस होते हैं बीमारी का सबब बन सकता, वो बीमारी का सबब 2 चीज़ों के ऊपर मुनसर है, ब्लड पे और लिम्फ पे। और हमारे मेडिसिन का बेस बुनियाद होना चाहिए, ब्लड और लिम्फ हमारा टारगेट होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट आता है उसको पहले
ब्लड प्यूरिफाई डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप मेडिसिन दे के ही दूसरे बॉडी के ऊपर जा सकते हैं, राइट। तो ब्लड और लिम्फ की वजह से इंसान बीमार पड़ता बोल रहा है। तो ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है? ब्लड, अगर कोई पूछा व्हाट इज मीन बाय ब्लड, कोई सिंपल क्वेश्चन पूछा, खून क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज के माने क्या है? व्हाट इज ब्लड बोलते क्या आंसर देंगे परफेक्ट है? Blood is a liquid part. Blood is a liquid part of the body Mixture of plasma and serum. Which carries they contain oxygen. Transportation of oxygen. क्या काम कर रहा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट मार्क खा रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसलिए अलग अलग पढ़ाते हैं। एनाटॉमी के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं, फिजियोलॉजी में क्या बता रहे हैं, एनाटॉमी में पूरी हिस्ट्री बोल देते हैं उसकी, सिर्फ रुका के रखते फंक्शन, फिजियोलॉजी में रखते हैं उसको। तो एनाटॉमी बोलो आप, फिजियोलॉजी में क्यों जा रहे हैं? Blood is a liquid. Blood is a liquid part of the body, Which contains hemoglobin, which is known as the highly connectedized tissues of the body. ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? खून लिक्विड है, लिक्विड तो बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन कंटेन है, हीमोग्लोबिन क्या है? Iron and proteins. They contain iron. Heme and globin. सिंपल और परफेक्ट आंसर, आयरन प्रोटीन से जो डेथ आरबीसी को चार्ज करके फिर से खून को मूव करने में मदद करता है, राइट। तो ब्लड इज ए हाईली कनेक्टिवलाइज्ड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, यानी खून ये एक ऐसी चीज है जो टिश्यूज को टिश्यू से कनेक्ट करके बॉडी को डेवलप करता है। छोटा बच्चा पैदा होने से बड़े होने तक सिंगल सेल से हमारी बॉडी बनी, मदर की बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल्स गया था हमारा, वो सिंगल सेल फर्टिलाइज होके हम एक बेबी फॉर्म हुआ, फिर बर्थ होने के बाद न्यूनेट, न्यूनेट के बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद यंग चाइल्ड, उसके बाद अडल्ट, देन मिडिल एज, ओल्ड एज। ये सारा स्टेजेस कौन लेके आ रहे हैं? ब्लड पे डिपेंड है। सेल्स टिश्यू में फॉर्म हो रहा है, टिश्यूज को कनेक्ट करते हुए ना डेवलप करते चला रहा है, हड्डी की जगह हड्डी, गोश्त की जगह गोश्त, रक्त की जगह रक्त, ऑर्गन्स की जगह ऑर्गन्स, ये लोग कनेक्ट करते चले, ये चीज हो गया। तो ब्लड लिक्विड पार्ट है बोल रहे हैं, पहले तो बोलते लिक्विड पार्ट, बट हम उसकी स्टडी में जाएंगे तो लिक्विड सॉलिड दोनों पाया जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। लिक्विड पार्ट को क्या बनाए, सॉलिड पार्ट को, लिक्विड पार्ट में क्या है, बॉडीली केमिकल सब्सटेंसेस, इसमें ऑल सेल्स पार्ट, ठीक है। अगर हम खून को निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे 5 ml डाल के एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5000 आरपीएम के ऊपर 5 मिनट तक, उसको निकाल के आप रख दिए तो नीचे पूरी मट्टी जम जाती है, ऊपर पानी आ जाता है। ऊपर के पानी को हम सीरम बोल रहे हैं, नीचे के मट्टी को प्लाज्मा बोल रहे हैं। ऊपर का जो पानी होता है लिक्विड, उसमें क्या रहता है तो पूरे मिनरल्स रहते हैं, है ना, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द बॉडी जो फूड से हम ले रहे हैं, कहीं और से नहीं आ रहा, फूड से बनने वाले केमिकल्स है, जैसा कि नमक है, मिर्ची है, अदरक लहसुन है, ये सब चीज़ों से आपको केमिकल्स कंपोजिशन बॉडी के तैयार होते हैं, राइट। ये अब रही बात, जितने भी सेल्स है वो पूरे आपके प्लाज्मा में है। अब जितने भी सेल्स, तो कितने सेल्स है भाई? 3 सेल्स इंपॉर्टेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 ही सेल को हम काउंट करें। आप अगर मेडिकल फील्ड से हटके रहेंगे तो आपको 3 ही सेल्स बता दें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब हम मेडिकल स्टूडेंट तो हम डीप जाएंगे उसके अंदर कौन से कौन से। तो आरबीसी अपनी जगह बराबर है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये दोनों अपनी जगह बराबर है, मगर डब्ल्यूबीसी के 2 क्लासेस बन जाते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे अगर आप बॉर्डर पे जा रहे हैं जंग के लिए, तो आप 2 तरह की फोर्स रखते हैं। एक नॉर्मल फोर्स अपनी जगह फॉर्म होती रहती, चलती रहती, और एक दूसरी फोर्स एयर फोर्स डालते, ठीक है। अगर दुश्मन कमजोर रहा तो नॉर्मल हिसाब से फाइट कर ले सकते, अगर दुश्मन स्ट्रांग रहा तो स्पेशल फोर्स का सहारा लेना पड़ा। इसलिए डब्ल्यूबीसी में 2 क्लास है, ग्रैनुलोसाइट, नारगोनोसाइट।
ग्रैनुलोसाइट एक ऐसे सेल्स होते हैं जो नॉर्मल दुश्मन हमारी बॉडी में एंट्री कर रहा, जो नॉर्मल बैक्टीरिया से एंट्री कर रहे हैं, उनसे फाइट कर लेते हो। नॉन ग्रैनुलोसाइट सेल्स ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक डिजीज में वायरस जो होते हैं वो डेंजर, उनको फाइट करने में लोग मदद करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सीबीपी की रिपोर्ट निकाल के जब देखेंगे, हमारे सामने आएगी पेशेंट की रिपोर्ट, तो उसमें अगर आपको डब्ल्यूबीसी के दोनों क्लास रहा, ग्रैनुलोसाइट नॉन ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में नेट्रोफिल, इसमें फिर बैसोफिल। नेट्रोफिल बढ़ गया तो सर्दी जुकाम वगैरह की बीमारी बोल सकते हैं आप। बैसोफिल बढ़ गया तो बॉडी के अंदर कोई डिफ्लेक्शंस हो गए, जो ना कोई केमिकल कंपाउंडिंग डिफरेंट हो गई, ये बता सकते हैं। लंफोसाइट मोनोसाइट बढ़ जा रहा, कैंसर के सिम्टम, कार्सिनोमा बोल सकते हैं आप उनको, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, sarcoma है, ये चीज दिखाई देगी उसमें। आप आइडिया लगा सकते, जस्ट फॉर आइडिया के लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि बेस यही है ना, हमारा बीमारी का बेस यही है। हम इससे हमको आइडिया लग जाता कि भाई क्या बीमारी हो सकती है उसको, वो आपको यहाँ पर देख सकते। तो ये 3 सेल्स में आरबीसी काम कर रहा हमारे बॉडी के अंदर। ये आरबीसी क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आरबीसी को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, बट ब्लड तो एक लिक्विड पार्ट है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट है। इसलिए क्योंकि आरबीसी अपनी बॉडी के अंदर आंतड़ियों में से सारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स कलेक्ट करता है और लंग से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है। जिस्म के बॉडी के सारे सेल्स को जाके वहां पर ये ऑक्सीजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वगैरह सप्लाई करके उसको एनर्जी देकर उसका वेस्ट प्रोडक्ट वापस कलेक्ट करके लेके आके फेंकता है। इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट हो गया। ये सेल्स मेन सेल हो गया बॉडी का। अगर आरबीसी है तो हम जिंदा है, आरबीसी नहीं है तो हम जिंदा नहीं रहते। तो अक्सर बास बीमारियां, जैसा मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी, हमारे पास ऐसे ऐसे केमिकल्स है, एक खतरा हम हथेली में डाले तो इधर से सुराख करके निकल जाता है, वैसे केमिकल्स है। फिर भी हम चंद बीमार जरासीमों को नहीं मार सक रहे, जैसा कैंसर है, HBsAg है, मैक्रोफिलेरियल ऑर्गेनिजम्स है। इसमें पेशेंट मरना ही मरना बोल रहा है, क्यों नहीं मार सक रहे उसको? उसकी वजह यही है कि ये लोग, कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में जाता है तो अटैक आरबीसी पे करता है, क्योंकि यहाँ पर उनको बैक्टीरिया वायरस बॉडी में हमारे जाते क्यों? ग़िज़ा आसानी से मिल जाना, फूड मिल जाना, वही वजह से उन्हें बॉडी में जाते। उनका टारगेट वही होता है। अगर उसको टारगेट नहीं मिला, फूड एनर्जीज नहीं मिली, तो वो लोग मर जाते। तो लोग बॉडी में जाके देखेंगे कि भाई है कहाँ फूड, आरबीसी लेके जा रहा, हमला करो, खा जाओ उसके से। तो ये चीज को अटैक कर देते हैं। इसीलिए डब्ल्यूबीसी इसकी जगह पर आपको फाइटर सेल्स, एक आरबीसी के आते उसके साथ डब्ल्यूबीसी इस तरह से उसको कवर करके चलते। एक आरबीसी को डब्ल्यूबीसी इतने कवर करके चलते, बॉडीगार्ड्स, आरबीसी के बॉडीगार्ड है वो। जहां कहीं भी जरासीम, हम लोग ऐसा मूव हो रहा, कहीं भी जरासीम दिखा, ये 2 सेल सामने से आते, फाइट करते, फिर ये 2 सेल सामने आते, उसको ऐसा प्रोटेक्ट करके चलते रहते हो। डब्ल्यूबीसी अपना फाइट कर लेते ही रहते, उनको लेके चलते रहते। अगर किसी वजह से सबको मार के आरबीसी पे आ गया तो उन्हें ग़िज़ा खा जाएगा, आरबीसी को खा जाएगा। तो ये लोग आरबीसी को नहीं खाते, उन्हें क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर जाके न्यूक्लियस में बढ़ जाते। तो अब इनको मारना है तो कहाँ, किसको मारना? आरबीसी को मारना है, मजबूरन पालना है हमारे को। यहाँ पर मालूम हमारे बॉडी में कैंसर के सिम्टम्स है, केमिकल जरासीम है, मगर फिर भी हम पाल रहे हैं उसको। बहुत ज्यादा हो गया, खून चेंज कर देते पेशेंट को, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर उसको हेल्प कर देते, खून जो ना जितना मैक्सिमम निकाल सकते निकाल के फिर नया खून भर देते उसको। तो उसमें जितने सेल्स जो गंदगी ज्यादा हो गया वो बाहर निकल जाता, एक लाइफ एक 6 महीने 8 महीने या साल उसको बढ़ जाता। या फिर उसके बॉडी में ऐसे केमिकल इतना दवाएं से आरबीसी मार देते हैं कि जहां तक जितने मिनिमम है तो बच सकता है इंसान, वहां तक सेल्स को मार देते, बेड पे रहता पेशेंट, थोड़ा सा लाइफ बढ़ जाती, फिर आहिस्ता 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 तक फिर सेल बने तक फिर जरासीम बढ़ जाती। तो सर एक्सटेंड करते रहते लाइफ को, मार क्यों नहीं सकती? मिसाल के तौर पे रोड पे आपको कहीं शैतान दिख रहा, जो हाथ में मिला फेंक के मार मार करके मार डाल दे उसको। शैतान भाई के बाबा के आंख पे आ गया, क्या करते बोलो?
मार देते उसको, मजबूरन पालना है ना, यही है हिसाब यहाँ इसलिए मजबूर हो गए, मेडिकल फील्ड मजबूर हमारी ये हो गई, क्योंकि बोले जाके सीधा आरबीसी न्यूक्लियस में बैठ गया, अब न्यूक्लियस से बाहर तो निकलता है, कहीं को निकलेंगे, और पागल है, सुकून से हर चीज बनी खाने को, वहाँ पर उसको 5 स्टार होटल में बैठा हुआ खाने को मिल रहा है, ला के देते यार हर चीज, नहीं निकलता, मजबूरन हम उसको पालते, इसमें पेशेंट मरना जरूरी, जब तक लाइफ हयात है, अल्लाह ताला जब तक लाइफ रखा, हम ये बोल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से आप बोल दे सकते हैं भाई 6 महीने का मेहमान है पेशेंट, 3 महीने का मेहमान है, 1 महीने का मेहमान है, 4 महीने का मेहमान है, 1 साल का मेहमान है, आप अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ डिजीज को देखते हुए आप जवाब दे सकते हैं, डॉक्टर्स अक्सर बोलते हैं ना, उसकी वजह ये, क्योंकि ऑलमोस्ट खा लिया बॉडी को, समझ में आता जो स्पीड से जरासीम हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वो स्पीड से कब तक इन्हें बर्दाश्त कर सकता, उस हिसाब से मैं डेट दे सकता हूँ उसको, भाई ये मैक्सिमम 1 महीने के मेहमान है, घर में ले जाके अल्लाह अल्लाह करो, कोशिश हमारी स्पीड को देख के बोल, बट है तो जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है। मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट आया था, उनको जो ना स्प्लीन चले गया था, लीवर, स्प्लीन गया, लीवर गया, पैनक्रियास चले गया, तो वो लोग इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल वाले बोले कि भाई पेशेंट की एज 55 ईयर, बेकार है, बहुत मुश्किल है, लेके चले जाओ, बहुत हो गया, 15 दिन 20 दिन के मेहमान है बोले, अपने इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से, ये मैं कब का बता रहा हूँ, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पेशेंट आज भी जिंदा है, उतना है, एक्टिविटीज उतने नहीं है समझो, बट अलाइव है, तो ये अल्लाह ताला क्या है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, बोल सकते हैं, सिर्फ हमको डायग्नोस्ट करके उसको जो जरूरत है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, वो आप फुलफिल कर दो। आप हम भी कहीं जा रहे हैं, बैंक को जा रहे हैं, कहीं के लिए जा रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, हम निकल के आ जाते खुशी से, नहीं बिठा दिया तो आने उन्हें फोड़ देता मार के, यार भाई गड्ढे तो बैठा हो, उसी तरह से उनका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, मूवमेंट आता रहता हो, बॉडी भी सेम ऐसे ही है हमारा, सिर्फ समझना है आपको, सिर्फ इतनी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टोटली डिपेंड ऑन स्टडीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, प्रैक्टिकल में मत रहो, हमारा दिमाग भी इस्तेमाल करो, कहाँ पे कौन सी चीज इम्बैलेंसिंग हो जा रही होगी, भाई ये दवा, ये ट्रीटमेंट तो है अपनी जगह, हम ये तो दवा दे रहे हैं, ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट कहीं ये देखो उसको कहीं ना कहीं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किधर से आ रही प्रॉब्लम, कहाँ पे आ रही होगी, किस चीज़ की डिफ्लेक्शन हो रही है, कहाँ भूल चूक हो रही होगी हमारे से, उसको कोशिश करके थोड़ा सा सपोर्ट अपने माइंड का लेके आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश करो, आसान से ठीक हो जाएगा पेशेंट। तो टारगेट देखो, कोई भी बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, जब तक उन्हें मालूम आप मूवमेंट नहीं कर सकते, और अगर कोई सिस्टम में जा रहा, कोई जरासीम हमारे सिस्टम में जाता है, अब कोई किसी से दुश्मनी निकालना है तो हम उसकी कमजोरी ढूंढते, क्या कमजोरी होंगी भाई, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते। इस तरह से हमारी बॉडी में कोई एक सिस्टम अफेक्ट हो रहा, तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, तो आप ये देख लो कि हमारी बॉडी के पर्टिकुलर सिस्टम में कौन सा वीक पॉइंट है जिसको हमारे को बर्दाश्त करके चलना है, सम्मान के चलना है, उसको हर वक्त एक्टिव करके चलना है, तो सिस्टम एक्टिव रहेगा, बाकी तो मूवमेंट रहेगा। आप कमजोर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, बेस बन जाता है। इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आज से आने वाले 10 साल के बाद क्या बीमारियां थी वो ट्रीट कर सकते हैं आप, क्योंकि आइडिया लग जाता। आज जो वायरस बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, तो आगे चल के वो लोग क्या बीमारी पैदा कर सकते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर माइक्रोफिलियल ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंटाइटिस जिसको बोलते हैं आप। आज अगर वो जरासीम बॉडी में जाता है तो वो 5 साल 10 साल के बाद अफेक्ट करता है, यानी जब तक उन्हें अपनी बॉडी के अंदर पूरी स्ट्रेंथ जमा करते हो, जब तक इनकी पूरी स्ट्रेंथ जमा नहीं हुई उन्हें अटैक नहीं करे। अब ड्यूरिंग स्ट्रेंथ के वक्त आप ये बीमारी पहचानना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे जरासीम इतने एक्टिव और जो ना क्लेवर जरासीम रहते, अगर आपकी बॉडी में खून ड्रा कर रहे हो तो जिस्म के ऐसे हिस्से में जाके बढ़िया पेड़ आप पूरे बॉडी को कट कर लिए तो भी नहीं आता बाहर में। अब नॉर्मली जैसा मिसाल के तौर पे पेशेंट को बुखार नहीं होता रहा तो मैं आपको सीबीपी टेस्ट लिख के दूँ। सीबीपी में जब मैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट करते रहता हूँ
मैक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करते रहता हूँ मैं, तब मेरे को बैक्टीरिया वायरसेस भी दिखाई देते हैं वहाँ पे। कोई मखसूस बैक्टीरिया आता है उसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, मखसूस बैक्टीरिया नहीं रहा, मैं पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, खाली आरबीसी को काउंट करके डब्ल्यूबीसी को काउंट करके उसकी वैल्यू दे देता हूँ इसका। तो ये सेल्स को हम निकाल के चेक करने जाएंगे तो नामुमकिन है पहचानना इसको। वायरसेस बैक्टीरिया भी इसमें देख सकते हैं आते ही नहीं वो, आपको खून में आया तो देखेंगे ना। एक अजीब ही टिपिकल जरासीम है, बॉडी के कोई कोने में चले आता, अगर महसूस हो गया, अगर उसको हमको इन्फॉर्मेशन दिमाग को मिल गया कि हमारे दिमाग खून को विड्रा कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, जरासीम आते ही हैं आपके साथ। वैसे पेशेंट्स को अगर वो डायग्नोस करना है तो पेशेंट्स को जो है ना नाइट में 3 बजे 4 बजे के टाइम पे, जहाँ पर गहरी नींद में रहता पेशेंट, उसको जो है ना नींद की दवा ऑलरेडी दे के उसको 2-3 वक्त उठा के बोलते हैं आपको जरूरत पड़े तो रात में आपको जो है ना इंजेक्शन दे रहे हैं, परेशान नहीं होना, फिर उठा के बोलते हैं उसको पूरा साहब, तो उसके दिमाग को तैयार करना है आप कि भाई हाँ इंजेक्शन दे रहे बोले, मिड नाइट में 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात को उसका ब्लड ड्रा कर दे, जरासीम को धोखा देके निकाल के जब चेक करो जब आता हमें, जब तक नहीं मिलता। अगर इंफॉर्मेशन मिल गया तो थोड़ी भी अगर नर्वस सिस्टम को फर्क मिल गया तो खत्म। तब बीमारी कैसा पहचानेंगे बोलो? वेल डेवलप होके जब उन्हें पूरी बॉडी में अच्छा उन्हें पूरी फौज बना लिए तब अटैक करते जाके एकदम ब्लास्ट बॉडी में जाके, तो ऐसा हो जाए। हम यहाँ पर अगर वायरस और एक है HBsAg, सुनेंगे अपना HBsAg बीमारी है, हेपेटाइटिक बैसिलरी सीरा आगर, फुल फॉर्म है इसका, ऑस्ट्रेलियन इंडिजन भी बोलते हैं उसको। ये एक ऐसी बीमारी है, स्लो पॉइजन बोलते हैं उसको, हेपेटाइटिस बी बोल के कौन कहता है, खून में इरखान का फैल जाना, सिंपल सी बात है। ये बीमारी भी पहचानना मुश्किल है, स्लो पॉइजन में। आज अगर ये बीमारी आई तो 5 साल 10 साल के बाद अटैक करती हुई, यानी आहिस्ता 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 ये जरासीम वायरस ऐसा हो जाते हैं कि लीवर के अतराफ पूरा फैल के लीवर के ऊपर अटैक, जब अटैक शुरू करते पहला वॉमिटिंग होता जिसमें लीवर के पीसेस निकलते 30% लीवर बाहर, दूसरी ब्लड वॉमिटिंग के अंदर 40% लीवर बाहर, बसता पेशेंट। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती इसको। फर्स्ट वॉमिटिंग, सेकंड वॉमिटिंग, थर्ड वॉमिटिंग, लीवर आपका 50% भी रहा तो काम करता, 50% से मोर देन चले गया तो वाइटल ऑर्गन है आपके बॉडी का, पेशेंट है। इसको भी पहचानना होता है। और कॉमन कोई भी मेरे दिमाग में जाती नहीं बीमारी बोल के, जो मैं इन्वेस्टिगेशन करा लूँ उसको। अभी बीमारी की बुनियाद क्या है? इरखान का पेशेंट है, एक मरतबा इरखान का ट्रीटमेंट सही नहीं कराया, दूसरे वक्त कराया नहीं, दोबारा नहीं कराया, तीसरे वक्त नहीं कराया, तो ये थोड़ा सा जो बच जाते हैं वो वायरसेस जाके आपके लीवर के ऊपर पंचअप होके लीवर को अटैक करना शुरू कर देता, आहिस्ता 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 लीवर सिरोसिस में डाल देता, वहाँ से आपको लीवर खत्म हुआ। तो इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन ऐसे मेडिसिन है जो आप पूरे लीवर को कवर कर सकते हैं। अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको एक स्पेशल मेडिसिन के डोजेस होते हैं, एक मेडिसिन कम से कम 5 लाख 2.5 लाख 3 लाख में एक इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन देना पड़ता है उसको। तीनों इंजेक्शन से एक प्रोटेक्टिव लेयर पैदा करते हैं उसके ऊपर, लीवर के ऊपर। तो अगर ये वायरस किसी वजह से अटैक करके लीवर के ऊपर उसको निकाल भी दे तो उन्हें कवर रहना उसके अंदर। तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के जरिए आप उसको चार्ज करके वहाँ पर कवरिंग दे सकते लीवर। आज अगर हमारे को लीवर के प्रॉब्लम मालूम हो गए, हेपेटोमेगाली, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाओ, अल्ट्रासाउंड के अंदर एक रिपोर्ट आती है हेपेटोमेगाली, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर इनलार्जमेंट होने की वजह क्या है? 2 वजह हो सकती है, या तो लीवर में कैंसर रहना या फिर लीवर में ये प्रॉब्लम आने वाली है। कैंसर तो नहीं होता नॉर्मली, 100 में से 1-8% लीवर तक कैंसर जाता, क्योंकि इम्यून सिस्टम को तेज रहता लीवर का, कोई भी वायरस को आसानी से पनपने नहीं देता हूँ, तो जाके ये बीमारी पे आ सकता है। अगर हमको ये मालूम हो गया, आज से हम ट्रीटमेंट कर लिए तो बीमारी को सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम का मेडिसिन, क्योंकि बुनियाद हमारे पास है। 50% ये लीवर डैमेज होने के बाद और लीवर सिरोसिस पॉसिबल है। सिरोसिस होने के बाद ही 50% डैमेज होगा। पहले वॉमिटिंग में सिरोसिस होगा तो पहले वॉमिटिंग में 30% बाहर,
सेकेंड वॉमिटिंग में 30-40% बाहर, 30% गया तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, 60% कहाँ बर्दाश्त करते हैं। हम तो वाइटल ऑर्गन है आपके बॉडी का, रेगुलर काम करने वाला सबसे बॉडी का बड़ा ऑर्गन, बड़ा ग्लैंड लिवर ही है। किसी वजह से अगर ब्रेन भी काम करना छोड़ दिया, ब्रेन कंट्रोलिंग भी नहीं कर सका, तो लीवर बराबर कंट्रोल करता पूरे सिस्टम पे, पूरे ऑर्गन्स पे, उनको काम करने के लिए उभारते रहता, ग्लैंड को काम करने के लिए मूवमेंट में लाते रहता, एक्टिवेट करते रहता, तो वही लीवर चले गया बाकी, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपको ये बताया गया था कि हमको जो भी मेडिसिन हमारे इलेक्ट्रोपैथी के होते हैं, वो मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर जाके दो चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, ब्लड और लिम्फ के ऊपर। ब्लड के अंदर जो काम किया जाता है, जो बेसिक उसूल हमारे ये होते हैं कि सबसे पहले हम हमारे मेडिसिन के जरिए खून के अंदर